King, the king of hair oil. डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं मुकेश मान, कार्यकारिणी सदस्य भाजपा दिल्ली प्रदेश, अपने प्यारे नरेला विधानसभा क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सियासी दलों को राष्ट्रपति की सलाह, भ्रष्टाचार की वजह से जनता में गुस्सा। बोले लुभावनी अराजकता सुशासन नहीं होती। इशारों ही इशारों में केजरीवाल पर भी साधा निशाना। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का धरना तीसरे दिन भी जारी। निरुपम ने मुंबई में बिजली दर कम नहीं करने पर आत्मदाह की दी धमकी। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का मुलायम और मोदी पर वार। बोले मोदी मुलायम के बीच खेला जा रहा मैच फिक्स। सीएम केजरीवाल का जनता से एक और वादा, कहा जन लोकपाल बिल है तैयार, फरवरी में पास करेंगे बिल। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का भी किया वादा। और विवादों में घिरे सोमनाथ, मीडिया के सवालों पर भड़के दिल्ली के कानून मंत्री। मीडिया कर्मी से पूछा नरेंद्र मोदी ने दिए कितने पैसे, बवाल मचने पर मांगी माफी। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव के बाद एक स्थिर सरकार की वकालत करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आगाह किया कि मनमौजी अवसरवादियों पर निर्भर खंडित सरकार भारत के लिए विनाशकारी होगी। राष्ट्रपति ने देश की जनता से अपील की है कि 2014 में होने वाले चुनावों में हम भारत को निराश नहीं कर सकते। अब समय आ गया कि हम आत्ममंथन करें और काम पर लगें। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में कौन जीतता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि चाहे जो जीते, इसमें स्थायित्व, ईमानदारी और भारत के विकास की प्रति अटूट प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उधर दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराया। समारोह में सीएम केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली को पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे और अगले 15 दिनों में स्वराज कानून लाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जन लोकपाल पर बिल तैयार है, हम फरवरी में रामलीला मैदान में जन लोकपाल बिल पास करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे दिल्ली, फरवरी में पास कराऊंगा जन लोकपाल बिल। इस तरह के कई वायदे दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिर से जनता से किए। दरअसल सीएम केजरीवाल गणतंत्र दिवस समारोह से एक दिन पहले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान विश्वास दिलाया कि दिल्ली पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनेगा। सीएम ने दावा किया कि उनका जन लोकपाल बिल तैयार है, जिसे फरवरी में पास कराया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हम सब लोगों को भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा और अगर हमने भ्रष्टाचार दूर नहीं किया, भ्रष्टाचार से अगर हमने निजात नहीं पाई तो ये देश नहीं बचेगा। खुलेआम आज लूट मची हुई है। इसीलिए जिस कानून के लिए 2 साल पहले लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे, जन लोकपाल बिल, वही जन लोकपाल बिल लगभग बन के तैयार हो चुका है और आने वाले फरवरी के महीने में हम लोग रामलीला मैदान में दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे। आप सब लोग आइएगा और सब लोगों की मौजूदगी में वही जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार 20 से 30% तक कम हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में किसी ऑटो वाले या चाय वाले से कोई पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता है। अब आम लोगों को लगता है कि दिल्ली में उनकी सरकार है। कई सारे लोगों ने मुझे घेर लिया, उनमें कई ऑटो वाले थे और उन ऑटो वालों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सर पिछले 15 दिन से पुलिस ने हम लोगों से रिश्वत लेनी बंद कर दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है।
इसके अलावा केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि धरना देना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में हुए केजरीवाल के धरने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति पर कानून लागू होता है। उसमें ये नहीं लिखा था कि एक मुख्यमंत्री जनता के अधिकारों के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। धारा 144 लगाने की क्या जरूरत है? तो संविधान की खिलाफत मैंने नहीं की, संविधान की खिलाफत धारा 144 लगाने वालों ने की। धरने पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर जवाब देने के अपने भाषण के अंत में बच्चों के साथ हम होंगे कामयाब गीत गाकर सबका हौसला बढ़ाया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार जनता से किए गए वायदे पर क्या केजरीवाल खरे उतर पाएंगे? क्या दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएंगे या फिर फरवरी में जन लोकपाल बिल ला पाएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। केजरीवाल के भाषण पर राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में 28 मुख्यमंत्री हैं, किन किन का भाषण मैं सुनूं? केजरीवाल का भाषण मैंने नहीं सुना। हमने उनका भाषण नहीं सुना और इतना हम तवज्जो देना नहीं चाहते। देखो, देश में 28 मुख्यमंत्री है, तो इसमें इसलिए हम कोई इसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन ये साफ हो गया कि जब तक मीडिया उनकी प्रशंसा कर रहा था भूरी भूरी, तब तो मीडिया बहुत अच्छी थी, और अब मीडिया तीखे सवाल पूछने लगी तो मीडिया को किसने पैसा दिया और किसका पैसा लेकर मीडिया ऐसे सवाल पूछते, ऐसा पूछना मीडिया का भी अपमान है। उधर युगांडा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में चौतरफा गिरे दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने शनिवार को विवादास्पद बयान देने के बाद माफी मांग ली। आपको बता दें कि शनिवार को पत्रकारों के एक सवाल पर आपा खोते हुए भारती ने मीडिया पर मोदी से पैसे लेने का आरोप जड़ा था। क्या अनगाइडेड मिसाइल है सोमनाथ? क्या किसी की नहीं सुनते सोमनाथ? दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में पिछले दिनों आधी रात को छापा मारने के विवादों में फंसे दिल्ली के कानून मंत्री अपना आपा खो बैठे हैं और अब मीडिया पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली महिला आयोग और सोमनाथ के वकीलों के बीच शुक्रवार को हुई कहासुनी को लेकर जब एक रिपोर्टर ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो सोमनाथ भारती बिफर पड़े। क्या बोला दिल्ली के कानून मंत्री ने, चलिए आपको सुनाते हैं। छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? तो सुना आपने किस तरह से मंद मंद मुस्कान लिए सोमनाथ अब एक बार फिर शालीनता की दहलीज लांघते दिखे। इससे पहले भी उनके बेतुका बयान और अटपटे काम पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो चुके हैं, लेकिन सोमनाथ है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आते। पहले तो मीडिया पर आरोप जड़े, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा सोमनाथ बैकफुट पर आ गए और यू टर्न लेते हुए माफी मांग ली। स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं था, और अगर जिस किसी को भी स्टेटमेंट से कोई हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। ऐसी अगर एक्यूजेशन लगी हो तो वो उससे मैं विड्रॉ करता हूँ, और ये मतलब मेरा ऐसा मतलब था नहीं। जो निकाला जा रहा है वो गलत मतलब निकाला जा रहा है। कुछ मीडिया के मित्र अननेसेसरीली इन चीजों को तूल देते हैं। हमारे इतने सारे समस्याएं हैं, उसको देखें। वहीं भारती के इस आपत्तिजनक बयान के बाद अब कड़ी प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमनाथ को अनगाइडेड मिसाइल कहा है, तो दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि ये आपके नेताओं की बौखलाहट है। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आप नेताओं ने भले ही दिल्ली की सूरत को बदलने के लिए कुछ नया न किया हो, लेकिन हर रोज सुर्खियां बटोरने और एक नया बखेड़ा जरूर खड़ा किया है।
हेमा बजेली की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। इसी मसले पर बीजेपी नेता विजय गोयल का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सोमनाथ भारती की जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी हमारा आंदोलन चलता रहेगा। 27 तारीख को हम बड़ी मीटिंग बुलाने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें आगे की सारी रणनीति हम बनाएंगे। सोमनाथ भारती जो उनके कानून मंत्री हैं, लगातार कानून को हाथ में ले रहे हैं। उनके खिलाफ विदेशी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे, उसके ऊपर उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनके खिलाफ नाम से एफआईआर हुई। और जब मीडिया ने उनको ये सब चीजें दिखाने की कोशिश की, तो वही मीडिया जो कि आम आदमी पार्टी को आगे लेकर आया, अब जब उनके बारे में उनकी गलतियां बता रहा है, तो वो कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से पैसे लेकर ये सब कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। वहीं सूबे की अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए सियासी मुसीबत बने कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी द्वारा क्लीन चिट दे दिए जाने से साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार की साख को तो दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन विपक्ष सोमनाथ पर चौतरफा वार कर रही है। कि जिस तरह से ये पूरा एपिसोड हो रहा है, एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं मंत्री जी, और मंत्री जी ये भूल रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का झंडा ऊंचा रखना, लॉ का झंडा ऊंचा रखना, ये उनकी जवाबदारी है। और इस तरह जिस तरह की वो परंपरा सेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही नुकसानदायक है। दिल्ली के कानून मंत्री का आचरण जो है वो अभी तक बिल्कुल ही गैर कानूनी है, और मुझे लगता है कि जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे होते हैं, अगर वही कानून के प्रति अपनी कटिबद्धता, अपनी वचनबद्धता नहीं दिखाएंगे तो व्यवस्था चलेगी कैसे। यही कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आयोगों को ये पावर नहीं दी गई कि वो बाध्य कर सकें किसी को कि आप ही स्वयं पेश होंगे वहां पे, और जैसा हमने सम्मन दिया है उसी हिसाब से पेश होंगे। इन्फोर्समेंट होए, लागू हुआ जाए, ऐसा सिफारिशें जरूर गई हुई हैं महिला आयोग की तरफ से भी, अन्य बाल अधिकार आयोग की तरफ से, सबकी, कि जब हम बुला रहे हैं तो नेचुरली उसका फायदा आप ही को जाना है। हम आपकी बात सुनेंगे, कल आप ये ना कहें कि हमें सुना नहीं गया। ये सोमनाथ भारती जी द्वारा पहले जजों की बैठक बुलाने का आग्रह, उसके बाद पुलिसिया तर्ज पर जाकर छापा मारने का प्रयास, जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की बात, और उसके बाद आज ये घटना, ये दर्शाती है कि आम आदमी पार्टी की भाषा और आचरण दोनों ही एक उत्साह युक्त उच्छृंखलता तो उसमें दिखाई पड़ रही है, परंतु उत्तरदायित्व युक्त परिपक्वता उसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। लगातार ये कह रहे हैं कि मीडिया उनकी बात नहीं दिखा रहा, एक अलग से कवरेज दिखाई जा रही है। तो एक मौका मिला था उनको अपनी बात रखने के लिए, उन्होंने वो भी गवा दिया। यानी कहीं ना कहीं उनके मन में ये चोर है, उनके मन में ये बात है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, और मेरे ख्याल है उनको इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और महिला आयोग को भी मैं दरखास्त करूंगी कि सख्त से सख्त कदम उठाएं। संविधान के तहत कोई गरिमा का पद मिलता है तो आपको पालन करना चाहिए, गरिमा बनाए रखना चाहिए। और इसलिए भी राजनीति में चूंकि इतना आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, उसको ख्याल रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सोमनाथ भारती को जिस तरह एहतियात बरतना चाहिए उन्होंने नहीं बरत किया, और जिस पारदर्शिता का और बहुत लोगों की जो सेट करने की बात की कि आदमी को किस पारदर्शिता के तहत काम करना चाहिए और सामाजिक कामों के लोगों के बीच रहना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। उधर दिल्ली बीजेपी नेता राजेंद्र सिंघल ने आपकी सरकार से कानून मंत्री सोमनाथ भारती को पदमुक्त करने की मांग की। बीजेपी नेता राजेंद्र ने कहा कि वो अगर पद पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी। पहले तो जो मामला है वो ये है कि सोमनाथ भारती दिल्ली के कानून मंत्री हैं, तो कानून मंत्री को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अलग अलग कार्य, अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं। तो कानून मंत्री को जो भी काम करना चाहिए था वह कानून की दायरे में रह के करना चाहिए था। कानून का दायरा ये था कि अगर कहीं कोई उनके इलाके में सेक्स रैकेट, ड्रग्स रैकेट हो रहा था तो वो उसका प्रॉपर संज्ञान जो है वहाँ के थाना अध्यक्ष के, एसीपी, डीसीपी के उसमें लाते, और वो अगर उनको रेड करानी थी तो वो पुलिस की मदद से पुलिस को साथ ले जाके रेड करते, ना कि खुद रेड करते। और
उसके बाद अगर वो SHO ACP वहां आए, उनको धमकाना, ये करना, ये शोभा नहीं। इसके अलावा चैनल 1 संवाददाता श्वेता ने बीजेपी नेता महेश शर्मा से खास बातचीत की। इस मौके पर महेश शर्मा ने कहा कि आप राजनीति में पहली बार आई है और इन्हें मुद्दे से भटककर काम नहीं करना चाहिए। हमारे साथ है बीजेपी के प्रमुख नेता डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, जो राजस्थान से 1996 से 2002 तक सांसद भी रह चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं सोमनाथ भारती के ऊपर लगाए हुए आरोप पे और उनके आगे उनका खुद का निजी एक विचार जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। सोमनाथ भारती को इस्तीफा दे देना चाहिए, सोमनाथ भारती को बर्खास्त कर देना चाहिए, या सोमनाथ भारती ने जो कहा या जो किया वो उनके हिसाब से सही है। महेश चंद्र सर, आपने टीवी में देखा होगा या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि सोमनाथ भारती पे बार आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किया, जितने भी हमारे युगांडा की महिला के साथ अव्यवहार किया, जो उसके ऊपर आपका अपना निजी राय क्या है? मैं समझता हूं कि ये जो आप पार्टी के नए नौजवान राजनीति में आए हैं, इनको अधिक समझदारी और संजीदगी से काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जिन इश्यूज को वे लोग उठाते हैं वे इश्यूज तो सही हैं। ड्रग माफिया और देश में स्त्रियों के साथ जो व्यापारिक दृष्टि से बातें होती है वो सब भी दिल्ली में होती है, लेकिन एक जिम्मेदारी के पद पर आने के बाद संविधान की सौगंध खाकर सत्ता में बैठने के बाद विधि के प्रति जितना सावधान और संजीदा होना चाहिए। अब बात करते हैं महेश जी हमारे मोदी जी पे। जो मोदी जी की लहर है उसे देखते हुए सबको यही लग रहा है कि मोदी जी एक स्थिर सरकार दे सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी जी हमें एक स्थिर सरकार दे सकती है? भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में और एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी जी न केवल स्थिर सरकार वरन समर्थ और स्वस्थ सरकार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रमुख नेता डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। कैमरामैन पंकज के साथ श्वेता पाठक, चैनल 1 दिल्ली। तो सोमनाथ भारती के बयान के बाद अब चौतरफा उनके ऊपर आरोपों के तीर चला जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी,
कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपसे बागी तेवर अपना रहे विनोद कुमार बिन्नी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उन विधायकों, उन पार्टी के लोगों को, तमाम शीर्ष नेतृत्व पार्टी का और जो बाकी लोग, देश के जितने भी लोग और दिल्ली के लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, आज हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा आप खुद महसूस करेंगे अपने आप में कि मैं ठीक था, अरविंद भाई गलत है, और आपको ये आने वाले दिनों में खुद महसूस करेंगे, मीडिया के साथी भी महसूस करेंगे और तमाम लोग इस बात को महसूस करेंगे कि मेरी बात ठीक थी। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि जो लोग मेरी बात को ठीक मानते हैं वो जंतर मंतर में मेरा समर्थन करना जरूर पाएं। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, आम आदमी पार्टी के साथ रहूंगा। जिन लोगों की पॉलिसीज खराब है, जिनकी सोच खराब है, उनको पार्टी छोड़ के अलग होना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हूं, मैंने 8-9 महीने पूरी खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। अपने जितनी मेहनत, जितने एफर्ट, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास था, मैंने सबको इस पार्टी को लगाया। ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। अगर ये पार्टी बाकी पार्टियों की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी तो फिर इस पार्टी को चलने का ज्यादा अधिकार नहीं। सरकार बनाई थी तो ये कभी नहीं सोचा था कि हमें ये वादे पूरे करने पड़ेंगे। इनको लगा 1.5 महीने का समय किसी तरह गुजार लेना, क्योंकि अगर इनकी काम करने की इच्छा होती तो ये अन्ना जी वाला जनलोकपाल बता देता कि 15 दिन के अंदर 13 जनवरी तक हर हाल में पास हो जाना चाहिए था। आपने तो 29 दिसंबर डेट उसकी फिक्स की थी। आपने जो 700 लीटर पानी पे जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे डाउट करता है। आपने जो बिजली पे डिसीजन लिया है वो आपकी मंशा पे कहीं ना कहीं डाउट करता है। तो 3-4 चीजें हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार कुछ करना, कुछ दिखाना, पहले बताया कुछ और करना कुछ और चाहती है। इन चीजों में फर्क आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वही इस मौके पर बिन्नी ने कहा कि मैं 27 अगस्त से अनशन पर बैठूंगा, जाके बैठने वाला हूं। और मैंने ये नहीं कहा कि मैं 200 लोग होंगे, 1000 होंगे, 5000 होंगे। मैं तो सिर्फ अकेला अनशन पे बैठूंगा। अब जिसको लगता है कि मेरे मुद्दे ठीक हैं, वो चाहे 10 लोग हों, चाहे 10,000 लोग हों, या 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, वो बात की बातें। लेकिन मैं अनशन अकेला कर रहा हूँ, अकेला बैठ के करूंगा। वही इस मौके पर वो वादा करना नहीं भूले। आखिर क्या वादा किया उन्होंने, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। बस्ती वाले लोग और अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग, जिनको ये सपना दिखाया गया था कि हम आते ही तुरंत आपकी कॉलोनी पक्की कर देंगे, झुग्गी वालों को तुरंत मकान दे देंगे, उन सब लोगों को भी मैं आह्वान करता हूं कि वो लोग आए, अपनी पीड़ा वहां रखें। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम पहले दिन से झुग्गी बस्ती वालों को सब तमाम सुविधाएं, जो जब तक हम झुग्गी बस्ती को पक्का नहीं करते, उनके फ्लैट्स नहीं बनाते, जब तक वो बेसिक सुविधाएं जो आदमी को रोजमर्रा की जीवन में रोज चाहिए होती हैं, उनको पहले दिन से मुहैया कराएंगे। मेरा जो विचार और लोगों से बात करने के बाद एक जो पिक्चर मेरे सामने आई है कि ये पार्टी मुझे लगता है ओबीसी के लोगों के सख्त खिलाफ है। इनकी खिलाफत है कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनकी ये धुर विरोधी है, उनको कहीं प्राथमिकता नहीं देना चाहती। ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम सबको साथ लेने वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। लेकिन इनकी मंशा और इनकी कार्यशैली और जितने भी सिस्टम इन्होंने बनाए
उन सब सिस्टमों से लगता है कि एक ओबीसी के सख्त खिलाफ हैं, अति पिछड़ों के सख्त खिलाफ लोग हैं। मुझे लगता है कि वो उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं जिस पैटर्न पे बाकी पार्टी अब तक करती रही, जाति और धर्म। सिंह ने दावा किया है कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जबकि कांग्रेस को उन्होंने देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी करार दिया। राजनाथ ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है क्योंकि ये इंसाफ और इंसानियत में भरोसा करती है। कांग्रेस सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है क्योंकि ये सांप्रदायिक का कार्ड खेलती है। यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस समय देश में है तो भारतीय जनता पार्टी है। गुड गवर्नेंस के मामले में भी ट्रैक रिकॉर्ड अन्य राजनीतिक पार्टियों से बेहतर यदि किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में जिस नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है वो हमारे इस देश के एक ट्राइड एंड टेस्टेड। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं मुकेश मान, कार्यकारिणी सदस्य भाजपा दिल्ली प्रदेश, अपने प्यारे नरेला विधानसभा क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के विकास में युवा बने भागीदार, पाएं उचित प्रशिक्षण और रोजगार। अगर आपकी उम्र 14 से 35 साल के बीच है तो उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत आप पा सकते हैं निशुल्क रोजगार उन्मुख व्यवसायिक कौशल से जुड़ा प्रशिक्षण। सरकारी और निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा चलाए जाने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पाठ्यक्रम चुनने की आजादी तथा प्रमाण पत्र दिलाए जाने की व्यवस्था है। रोजगार से जुड़ने हेतु सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। अब मिलेगा हर हुनरमंद को काम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे का नाम। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून में अपना फ्लैट पाने का सुनहरा मौका। रजिस्ट्रेशन खुलने की तारीख 20 जनवरी और बंद होने का दिन 28 फरवरी। उत्तराखंड में स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर फॉर्म उपलब्ध और रजिस्ट्रेशन फीस फाइनेंस सुविधा भी। जल्दी करें और याद रखें, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून।